देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस मुद्दे पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही सीधे अपने घरों से लाइव जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दर्शकों ने आज किसे बहस का विषय चुना है। जाहिर सी बात है आज की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस में उठापटक और इसे ही देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हमारे दर्शकों ने कितने परसेंटेज वोट दिए हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस की कलह जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज साफ साफ न्यूज नेशन के कैमरे पर घोषणा कर दी कि वो अब कांग्रेस को बाय बाय कहने वाले हैं। जल्द ही वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। कांग्रेस में पल पल कैसे बदल रहे हैं घटनाक्रम, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस को बाय बाय कहने वाले हैं। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में सहमति बन गई है। आज 2 घंटे दोनों की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के कई और नेता मौजूद थे, लेकिन बैठक के बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदलने पर सहमति बन गई है, लेकिन क्या इससे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा और मुख्यमंत्री का ओहदा कम नहीं होगा, इस पर भी बहस होगी। साथ ही साथ ये भी बहस होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैप्टन का साथ देती है तो किन शर्तों पर कैप्टन और भारतीय जनता पार्टी राजी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज दिन भर क्या कुछ हुआ कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी में भारी उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। तेजी से बदलते हालात जता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद मामला थमा नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिन तक दिल्ली में जमे रहे और उनकी मैराथन मीटिंग होती रही। न्यूज नेशन से खास बातचीत में कैप्टन ने बताया कि कांग्रेस से नाता वो क्यों तोड़ रहे हैं। जिस ढंग से सीएलपी की बैठक बुलाई गई, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर को बदला गया, क्या आप वो तरीका सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर जिनका 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा हो? बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिज़ाइन करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूं, बट आई विल रिज़ाइन। यू नो बात ये समझनी चाहिए कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 10 बजे सुबह टेलीफोन किया और मुझे कहा कि अमरिंदर मैं समझता हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। 50 साल से भी ज्यादा कांग्रेस में रहने वाले कैप्टन अमरिंदर पुराने और नए चेहरों पर खुलकर बोलते रहे। जब मैं एआईसीसी के सामने से गुजरा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं है। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, ये किसी का नाम ही नहीं उधर। दूसरी ओर नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। आपको सारा बताएंगे, सारा कुछ ठीक हो गया। विपक्ष ने मौका भांपकर कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। कांग्रेस जो है इस समय बाढ़ में डूब रही है, ये बैक वाटर पे डुबकी लगा रहे हैं। इसे कहते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। दरअसल दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के भीतर ही एक दूसरे से नेता 2-2 हाथ करने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत G23 से जुड़े नेता दिन भर एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे। इस बीच सोनिया गांधी की राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई। कांग्रेस भी उनको अब किनारे करके ही काम कर रही है और मुझे लगता है कि यही सही रास्ता भी है। ये पहले ही कांग्रेस को कर लेना चाहिए था। देश की बहस में चर्चा है कि कांग्रेस में पल पल बदलती तस्वीर क्या कांग्रेस की तस्वीर बिगाड़ रही है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस का आज का सवाल क्या है, क्योंकि आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं जिसका हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है और कार्यक्रम के अंत में हम दर्शकों की राय भी बताते हैं। तो देश की बहस का आज का सवाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा हुआ है। देश की बहस का आज का सवाल पंजाब से भी जुड़ा हुआ है और देश की बहस का आज का सवाल कपिल सिब्बल की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में डिसीजन कौन ले रहा है पता नहीं। क्या कांग्रेस अपनी घर की दिक्कतों को दूर कर पाएगी? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं।
हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ संघ के विचारक अवनीश अवस्थी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नील गर्ग साहब जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ विरसा सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो कि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ प्रीतपाल सिंह बलियावाल जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस में कलह के बीच कांग्रेस मुख्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को कंफर्म किया है कि जल्दी ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक बुलाने की मांग कल गुलाम नबी आजाद ने भी की थी, कपिल सिब्बल ने भी करी थी, जिसके बाद कपिल सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के दिल्ली के लोगों ने प्रदर्शन किया था और ये पोस्टर लगाए थे गेट वेल सून कपिल सिब्बल। ये आरोप भी लगे थे कपिल सिब्बल ने कि गांधी परिवार ने आपको सब कुछ दिया है, बार बार राज्यसभा का मेंबर बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन अब आप गांधी परिवार के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। सीधे इसी को समझने के लिए सीधे चलते हैं सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, कांग्रेस की CWC की बैठक जल्दी होगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, क्या उससे थोड़ी शांति मिलेगी इन G23 के नेताओं को? निश्चित रूप से देखिए, जब पार्टी संगठन, चूंकि गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिख के मांग की, कपिल सिब्बल ने भी कहा और नेताओं ने भी कहा होगा, तो चूंकि सबसे शीर्ष संस्था है वर्किंग कमेटी, तो वर्किंग कमेटी की बैठक होगी तो कम से कम उस बैठक में अपनी बात कहेंगे नेता लोग, जिसको कोई गिला शिकवा करना है, शिकायत करना है। हालांकि कपिल सिब्बल तो वर्किंग कमेटी में नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो हैं और बाकी आनंद शर्मा है और भी नेता है, तो ये लोग वहां बात करेंगे और बात करने के बाद जो सारा घटनाक्रम हुआ है इस पर भी राय रखेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ उसमें से जब किसी फोरम पर चर्चा होती है तो जो धुंध होती है वो छटती है, जो गुबार होता है वो निकलता है, जो एक दूसरे के बीच में गलतफहमी होती है, संवादहीनता होती है, वो टूटती है और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है। वर्किंग कमेटी की बैठक तो और पहले होनी चाहिए थी, शायद पहले, क्योंकि वो आपको याद होगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कोविड को लेकर के टाल दिया गया था, अब तो कोविड भी उतार पर है, तो अब उस पर भी फैसला होना चाहिए। तो ये चीजें तो निश्चित रूप से वर्किंग कमेटी की चर्चा में होंगी और अगर वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख भी आ जाए तो और बेहतर होगा पार्टी के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तारीख भी आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद? इस पर भी बात होगी, लेकिन सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, कैप्टन साहब ने आज साफ कह दिया न्यूज नेशन के इंटरव्यू में कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो क्या कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी? अगर वो कोई रीजनल फ्रंट बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पंजाब में अलायंस करेगी? आप सबको मेरा नमस्कार। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सब ने सुना, कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी देना मेरी समझ से उचित नहीं होगा। और जहां तक पंजाब की बात है तो मैं कह दूं कि पंजाब में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है और पूरे देश का मनोरंजन हो रहा है। बड़ी अस्थिरता की हालत है, केवल पंजाब में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है और कुछ दिनों में राजस्थान में भी होने वाली है। आप सबको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ से 15 MLA दिल्ली में आ चुके हैं और कैंप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो असाधारण असफलता का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया सरकार चलाने में, इसके लिए मैं देश की नागरिक के तौर पर उन्हें भरपूर बधाई देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शासन और प्रशासन चलाना एक गंभीर विषय है और अगर शीर्ष नेतृत्व इतना दुर्बल रहेगा, इतना अज्ञानी रहेगा, इतना अनभिज्ञ रहेगा और इतना कम अनुभव रहेगा तो मुझे लगता है ये तो होना ही था। और आपने अभी अध्यक्ष की बात कही, मैं कह दूं 1998 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी में 10 अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व दिया जाता है। अध्यक्ष जो है वो कार्यकर्ता पद से उठकर आता है और यहाँ आप देखिए 1998 से अभी तक वंश परंपरा चल रही है
और एक ही परिवार, गांधी परिवार का अध्यक्ष रह रहा है। ये सही है क्या? और आज जो G23 की बात हम कर रहे हैं उसे हम G22 कहें, क्योंकि जितिन प्रसाद अब उस G23 में नहीं है। इस G22 के वरिष्ठ नेताओं की क्या हालत है? सहानुभूति है हमारी। देखिए, कपिल सिब्बल जी, मनीष तिवारी जी, संजय झा जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 52 सालों तक राजनीति में रहकर और अपने अनुभव से सबको लाभान्वित किया और करीबन 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो काफ़ी अभिज्ञता है उनकी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल अज्ञानी है, पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 17 राज्य हैं, याद रखें, 17 स्टेट्स हमारे हैं या हम गठबंधन से चला रहे हैं 17 राज्य। इनके पास 4 थे, मध्य प्रदेश निकल गया, 3 राज्य हैं। जब 3 राज्य ठीक ढंग से नहीं चला रही है कांग्रेस, तो पूरे देश के सपने को तो देखना छोड़ ही दे। पूरे देश पर नेतृत्व का सपना है इनका। और 17 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप सब देख रहे हैं किस परिपक्वता से हमारा नेतृत्व हम सब मिलकर चला रहे हैं। राज्य सरकार सबल है और बलिष्ठ नेतृत्व हमारे केंद्र का है। तो यहाँ तक मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि ये जो एक पलायन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, देखिए कौन कौन आया कांग्रेस में, ये आप सोचिए। कन्हैया जी आए और मेवानी आए, और गए कौन? बड़े वरिष्ठ नेता गए हैं। हेमंत विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति छोड़कर चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और जितिन प्रसाद चले गए। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं गलती है, आत्मसमीक्षा की ज़रूरत है। तो जो भी बंधु कांग्रेस से आए हैं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी राजनीतिक ज़मीन खो रहे हैं और ऐसा न हो कि देश के मानचित्र से आपका सफाया ही हो जाए। तो अभी भी समय है, अभी आप गिरेबान में झांकें और अपने घर को सजाएं, संवारें और भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण करें, सीखें हम कैसे अपने घर को चलाते हैं। ठीक है, सीधे विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, क्या कांग्रेस के सामने ये जो नया एपिसोड पंजाब का हुआ है, उसके बाद साख का संकट खड़ा हो गया है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है, और क्या आपने कांग्रेस के नेतृत्व को अपने 30 साल के पॉलिटिकल जर्नलिज्म के इतिहास में क्या कभी इतना कमजोर देखा है? देखिए दीपक जी, अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस पैनल में होता तो बहुत बेहतर होता कि वो अपराजिता जी की तमाम जो सलाह है, सुझाव है, उनको सुनते और पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाते। कम से जुड़ेंगे विनोद जी, जुड़ेंगे। लेकिन चलिए, हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है उनके अभी देखा ही जा रहा होगा, तो कम से कम वो लोग कुछ सीखे इससे। आपका जो प्रश्न है कि अपने 35 साल के अनुभव में जो राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव मेरा है, उसमें मैंने क्या इस तरह का संकट देखा है। देखिए, पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है और 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाती है तो संकट आते हैं। कांग्रेस पार्टी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 89 के बाद थोड़ी देर सत्ता से बाहर रही वीपी सिंह के दौर में, और उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार बन गई और फिर सत्ता में आ गई। उसके बाद जब नरसिम्हा राव उतरे, केसरी बने अध्यक्ष, तो याद कीजिए कि काफी कांग्रेस पार्टी में हलचल थी और तमाम सारे नेता वो इस बात को कहने लगे थे कि अब लगता हमारा भविष्य नहीं बचेगा इस पार्टी में। और उसके बाद फिर 2004 के चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई, यूपीए को आ गया और 10 साल सत्ता में चल गई। उस दौर में बीजेपी की स्थिति क्या थी आपको भी मालूम, हमें मालूम है। वो D4, जैसे आज G23 है, वहाँ D4 की चर्चा होती थी। उस D4 में अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज इनके नाम थे और अडवाणी जी का पूरा ग्रुप था। वो मोहन भागवत जी आके बैठते थे वहाँ झंडे वाला में और बाकायदा वहाँ पेशी होती थी सबकी, रात भर मीटिंग चलती थी, हम लोग जाके कवर करते थे। और मोहन भागवत जी कहते थे कि हम राख से जो है, पार्टी विल राइज फ्रॉम द एशेस, यानी राख में पहुंच के वहां से उठाएंगे। वो जिन्ना प्रकरण हुआ था, कितना अडवाणी जी के खिलाफ बयानबाजी हुई थी, कैसे उनका संजय जोशी ने इस्तीफा लिया था, उमा भारती ने किस तरह से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडवाणी जी और अटल जेटली के सामने जो है क्या क्या कहते हुए छोड़ा था। तो ये सब प्रकरण हम लोग देख चुके हैं। गोविंदाचार्य प्रकरण, कल्याण सिंह प्रकरण, शंकर सिंह बघेला प्रकरण, बहुत सारे प्रकरण बीजेपी में भी हम देख चुके हैं उस दौर में। क्योंकि जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है और नेतृत्व जिताने वाली स्थिति में नहीं होता तो इस तरह की चीजें होती हैं। और वही कांग्रेस वो दुर्दिन झेल रही है, क्योंकि आज उनके नेता जो है
उनके पास जो नेतृत्व है वो पिछले जो कुछ चुनावी असफलताएं मिली हैं उससे पार्टी के तमाम नेताओं को लगता है कि शायद इस स्थिति में हम आगे हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और खासकर वो लोग जिन्होंने पिछले अपने राजनीतिक करियर में सत्ता सुखी भोगा है, और जितने लोग छोड़ के गए हैं, हेमंत विश्व शर्मा का अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी सब बड़े नेताओं के बेटे छोड़ के गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट तो है अभी, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, आप और नाम गिन लीजिए, तो वो सब जो है बिल्कुल सत्ता के साथ रहे। और आप दिलचस्प बात ये देखिए, अभी जितिन प्रसाद का जिक्र किया अपराजिता जी ने, जितिन प्रसाद ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार और अनदेखी का मुद्दा उठा के ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई, पूरी लिस्ट निकाली कि किस तरह से योगी की सरकार के समय ब्राह्मणों की अपेक्षा अनदेखी हो रही है, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया। आज वो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। जिन हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई खुद बीजेपी के नेताओं द्वारा आसाम में, आज वो मुख्यमंत्री है। खैर, तो सत्ता के साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा है, और वो वोट दिलाने की उनके अंदर क्षमता है चुनाव जिताने की, तो वो एक चुंबक जो मैग्नेट होता है सत्ता का, वो मैग्नेट उनके पास है, इसलिए उनके हाथ सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस पार्टी में वो मैग्नेट नहीं है सत्ता का, वो वोट दिलाने का मैग्नेट नहीं है, इसलिए उनके यहाँ सब गड़बड़ है। ये होता है, हमेशा होता है, आप देखिए। और अभी कांग्रेस पार्टी जब तक उस तरह का मैग्नेट डेवलप नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी के सामने संकट रहेगा, और ये हर पार्टी के सामने संकट होता है। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी के पास वोट दिलाने का मैकेनिज्म है दिल्ली में, वो दिल्ली में चुनाव दूसरा लगातार तीसरी सफलता हासिल कर चुके हैं, तो पार्टी एकजुट है वहां पर। लेकिन जिस दिन नेता का मैग्नेट दूर होता, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव हारे तो सपा के सारे कितने लोग छोड़ करके चले गए। तो ये राजनीतिक दलों में ये होता है, ये कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना चाहिए। जिस वर्किंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, जो वर्किंग कमेटी की बैठक में गंभीरता से विचार होना चाहिए। कपिल सिब्बल अगर सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर विचार किया जाना चाहिए, ना कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जाए। मुझे लगता है इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि उनको अपना अध्यक्ष कब मिलेगा। वो अपना अध्यक्ष के लिए जिस दिन राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, उसी दिन, और कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, गांधी परिवार कोई नहीं बनेगा, उसी दिन, उसी क्षण या उसी समय अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए था उनको। ये कभी खाली राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तो है ही, ये इन तमाम G23 वालों की भी है। आपने क्यों नहीं अपना अध्यक्ष चुना भाई? जब ये बात आई थी, चुनना चाहिए था। तब तो आप हम यहाँ में आते रहे और आपने कहा कि नहीं, सोनिया जी हमारी अंतरिम अध्यक्ष रहेंगे, चुनाव कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सब है ना इसके लिए। ठीक है, नील गर्ग जी के पास चलता हूं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है नील गर्ग जी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रीजनल फोर्स बनाते हैं तो 4 कोण का मुकाबला हो जाएगा, बिल्कुल चतुर्भुज बन जाएगा, और आपके लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए दीपक जी, हम लोगों को तो ना तो कोई हैरानी हुई है, ना ही हम लोगों को कोई परेशानी है। हम तो पिछले 1.5 साल से लगातार ये पंजाब के लोगों को भी बता रहे थे, मीडिया में भी बता रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ये मोदी जी का ही एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। और जैसे ही परसों आपने देखा कि जो दिल्ली की एयरपोर्ट पे जब उतरे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे किस पॉलिटिकल लीडर को मिलोगे, तो उनका एक ही जवाब था कि मैं तो यहाँ पे जो अपने मित्रों को मिलने आया हूँ। और कल हमने सभी ने देखा, जब अपने मित्रों को मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहते आज वहां पे दिल्ली पे रह के वो 2 मुद्दे बड़े अच्छे खासे ढंग से उठा रहे हैं। एक तरफ वो किसानों की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जब पंजाब के वो मुख्यमंत्री थे, तब वो लगातार पिछले 1 साल से कृषि आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, तो इतना मुखर होकर कभी उन्होंने नहीं बोला, कभी उन्होंने अमित शाह जी को ये नहीं कहा कि ये कानून जो वापस होने चाहिए। यदि बोलते भी थे तो ये कहते थे क्योंकि जो पंजाब है वो बॉर्डर स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे खतरा पैदा हो सकता है, इसको वापस ले लो। कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि कानून जो है वो गलत है, किसानों के खिलाफ है, इसलिए इसको वापस ले लो। दूसरी बात, अभी वो जिस ढंग से बीजेपी ये इसका जो गेम प्लान जैसे चल रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में बीजेपी हाशिए भी चली गई है, वो देहात में किसी मोहल्लों में घुस नहीं सकते, प्रचार वो कर नहीं सकते, तो कैप्टन उनको सूट करता है। और कैप्टन जी जैसे उन्होंने आज बताया, कांग्रेस को उन्होंने अलविदा बोला, और जैसे वो एक अपनी आउटफिट बना के लेके आ रहे हैं, वो शायद जो किसान कृषि आंदोलन है, किसानों की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के लोग, पंजाब के किसान इन चीजों को सभी भली भांति इससे जानकारी रखते हैं। और उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि आंतरिक सुरक्षा
सुरक्षा का। आंतरिक सुरक्षा में वो ये भी कहते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, भले वो कांग्रेस के लीडर है, मेरा लेकिन एक सवाल इनसे ये है कि वो जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मेरा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ये है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके पास यदि ऐसा कोई इनपुट था तो उन्होंने समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? तब क्यों उन्होंने उसको जेल में नहीं डाला? और क्योंकि ये बातें इलेक्शन के समय पे जो अंतरिक्ष सुरक्षा की बातें हैं वो क्यों आती हैं, पहले उससे ये बातें क्यों नहीं होती हैं? ये एक बड़ा मुद्दा पंजाब के लोगों में है, पंजाब में है। और जहां तक रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरे दीपक जी मेरे को सिर्फ 1 मिनट और दे दीजिए। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, आपको जानकर याद होगा कि 2017 से पहले इन्होंने गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी। जिस बंदे ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई हो, पंजाब के लोग उस पर मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो डिस्क्रेडिट फेस है जिन्होंने पिछले 4.5 वर्ष में निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाई है। ना तो पंजाब में नशे खत्म हुए, ना पंजाब में खुदकुशियां बंद हुई, पंजाब में बेरोजगारी अपने अपर मुकाम पे है। और पंजाब का जो बेअदबी, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी बैबल कला में और गोलीकांड हुआ था, उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो पंजाब के लोग ऐसे चेहरों को पसंद नहीं करते हैं, चाहे ये बीजेपी की ए टीम बन के आए, चाहे बीजेपी की बी टीम बन के आए। मेरे को नहीं लगता ठीक है पंजाब के लोग इनको भूल जाएंगे। ठीक है, सीधे अकाली दल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सपना यादव नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। सपना, क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति पर? सर, ये स्थिति तो ऐसी है जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है और सिद्धू जी ने भी इस्तीफा दे दिया है इस पर, और कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है अभी साफ साफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। जहां तक कि आम जनता यही सोच रही थी अभी तक, वो यही उम्मीद लगाकर बैठी थी शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करने वाले। और रही बात सिद्धू जी की, तो वो हम सभी कंफ्यूज हैं कि वो चाहते क्या है। ठीक है, वो चाहते क्या है, सबसे बड़ा सवाल कि वो चाहते क्या हैं, यही कांग्रेस हाईकमान सोच रहा होगा। सीधे विरसा सिंह साहब के पास चलते हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकाली दल के वरिष्ठ नेता है। विरसा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो अकाली दल बीएसपी के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो देखनी चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब पंजाब में क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत कदावर आगू हैं देश के, पंजाब के। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो जिस तरीके से उनको उतारा गया, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे जलालत के साथ सीएमशिप से एक तरफ किया गया है और मेरी बेइज्जती की गई। तो जहां तक देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 2017 के चुनाव थे, तो चुनावों में उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इतने वायदे किए थे कि जो सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है गुटका साहिब, उसको माथे से लगाकर सौगंध खाई। पंजाब के लोगों से, किसानों से फार्म भरवाए थे कि आपका सारा जो सभी कर्जा है, किसी भी तरह का है, चाहे आड़तिया का भी है, जो देनदारी है वो मेरी सरकार बनने पे मैं दूंगा। तो नौजवानों से फार्म भरवाए गए थे कि एक घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और बच्चे बच्चियों से, जो लड़के लड़कियां हैं, युवा, उनसे फार्म भरवाए गए थे कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और पता नहीं कितने वायदे पंजाब के लोगों के साथ किए गए थे, एक भी पूरा नहीं। तो यहां तक 4.5-5 साल हो गए हैं, तो सरकार नाम की तो चीजें नजर नहीं आई, पंजाब के लोगों को जब नजर नहीं आई। यहां तक के जो कांग्रेस के आगू हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने 2017 के चुनाव में पूरी जान लगाकर, मेहनत कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई थी, अब वो कहते हैं कि हमें सरकार नजर नहीं आई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लोगों से बिल्कुल नफरत के पात्र बन चुके हैं। लोग उनको गुनाहगार समझते हैं। लोग महसूस करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारे साथ धोखा किया है, ठगी मारी है। तो वो कहीं भी चले जाए, किसी भी तरह का कोई फैसला ले लें,
अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो करिश्मा नहीं चलेगा। तो जो जहां तक जो कांग्रेस में ठीक है घमासान मचा हुआ है। हाँ जी, हेलो। ठीक है विरसा साहब, आपने कहा कि अब उनका करिश्मा नहीं चलेगा। सीधे मैं अवनीश जी के पास चलता हूं। इस बीच प्रीतपाल सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है पंजाब के। लेकिन सबसे पहले अवनीश जी, पंजाब का जो संकट है, क्या आपको कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि सिद्धू और चन्नी के बीच सहमति बन सकती है, वो एजी और डीजीपी दोनों को हटाने को तैयार है। दीपक जी देखिए, ये बात बड़ी साफ सी है कि सिद्धू साहब, जो सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया अमरिंदर सिंह को ताक पे रख करके, अब वो अपनी चलाएंगे और उन्होंने चलाई अपनी। और ये कांग्रेस पार्टी और सरकार का मसला है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और फिर वहाँ से आगे बात ले जाऊँगा कि ये जो कस्में खिलाने वाले आम आदमी पार्टी वाले दिखा रहे थे ना, वो कस्मों की बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। केजरीवाल ने किस किस की कसम खाई थी और किस किस चीज़ के लिए खाई थी कि पैदल चलूँगा, गाड़ी में भी नहीं चलूँगा। अगर याद दिलाना शुरू कर दूँ कस्में, तो कस्में पूरी किताब लिखी जाएगी उन कस्मों पर। इसलिए कस्मों वस्मों की बातें वो आम आदमी पार्टी तो नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। सत्ता में बैठना है उसको, वहाँ तक पहुँचना है, इधर उधर से ले ला करके, और कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये दीपक जी, आप एक बात देखिए कि आज अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के बीच या कांग्रेस हाईकमान के बीच का जो झगड़ा है वो आज का नहीं है। कांग्रेस हाईकमान से उनके विचार कभी भी नहीं मिले। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में अमरिंदर सिंह का एक विचार था और आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक विचार था। अरविंद केजरीवाल के तो वहाँ पे हीरो थे, पाकिस्तान में हीरो थे, पाकिस्तान के हीरो थे वो। सिद्धू साहब वहाँ पे गले मिलते हैं जाके बाजवा से, तब अमरिंदर सिंह ने साफ कहा था कि मैं नहीं चाहता था, मैंने मना किया था जाने से। लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं धारा 370 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेटेस्ट जलियांवाला बाग स्मारक पर राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिल्कुल ऑपोजिट विचार था। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये कांग्रेस के दो नेताओं के बीच ईगो का नहीं है। सवाल कांग्रेस की उस विचारधारा, उन दो विचारधाराओं के बीच में है। जो एक वो है जो कांग्रेस के वो लोग हैं जो इस देश को आज भी अपना मानते हैं, और वो विचारधारा है जो जलियांवाला बाग हो, बालाकोट हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, धारा 370, उस पर अलग राय रखते हैं। ये है बेसिक फ़र्क। और इस बेसिक फ़र्क को अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं सुलझाया जा सकता, इसको तो जब तक वो अलग नहीं होंगे धीरे धीरे, जिस तरीके से पीसी चाको हो या इतने सारे नाम गिनाए, मैं उन टॉम बटकन हो, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक लेके जाऊँ। अभी नॉर्थ ईस्ट के सारे नेताओं के नाम ले रहे थे, आप क्या आ रहे थे। ये बेसिक फ़र्क है आला कमान, जिसको आला कमान कहते हैं ना कांग्रेस के वर्कर, उसमें और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के बीच ये गैप है, खाई है। ये बढ़ती ही रहेगी जब तक कांग्रेस का सो कॉल्ड आला कमान बदलेगा नहीं अपने विचार। ठीक है, मैं सीधे प्रीतपाल जी के पास चलता हूं। प्रीतपाल जी, मुझे बताइए कि क्या वाकई में एजी और डीजीपी को हटाने पर सहमति बन गई है? सिद्धू साहब को मना लिया चन्नी साहब ने ये कह के कि भाई आपके कहने पर मैं एडवोकेट जनरल और डीजीपी दोनों को हटाने जा रहा हूं। देखिए, जो फैसला होगा वो पंजाब की सरकार लेगी। बातचीत हुई है, सभी मीडिया हाउसेस ने दिखाया, 2 घंटे तक बातचीत चली है दोनों के बीच में। जो रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना पार्टी की तरफ से और ना सरकार की तरफ से कोई इस पे जारी नहीं करी है हमने, सो अभी कर देंगे थोड़ी देर में। और मुझे लगता है कि मसले को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जो सिद्धू साहब का इशू है, हमने पहले, चाहे आज जाखड़ साहब जी ने सवाल उठाए और कई चीजें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी एक डिसिप्लिन के साथ चलती है, बाकी चीजों के साथ चलती है। उस चीज का हाईकमान ने भी संज्ञान लिया है। सिद्धू साहब को कुछ ना कुछ स्टेप डाउन करनी पड़ेगी चीजें और उसमें सुधार करना पड़ेगा, जिससे पार्टी आगे चलेगी। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई बैठे हैं बल्टोहा साहब, वो गिना रहे थे पंजाब में ये हुआ वो हुआ। भैया, स्मार्टफोन भी मिले हैं, लोगों के कर्जे भी माफ हुए हैं। क्या आपके राज में किसी का 1 रुपया कर्जा और किसी को स्मार्टफोन दिया था आपने? वो किया है हमने। सो नेशनल मीडिया पे आकर झूठ बोलना जो अकाली दल की फितरत है वो ना करें। जो बरगाड़ी और बहबल का इंसाफ और कोटकपुरा का गोलीकांड का इंसाफ दिलवाना है, वो कांड आपके किए हुए हैं। आपके कांडों के कारण ही आज सब कुछ भुगत रहे हैं। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवाल उठाइए, उन्होंने विडेंटा पॉलिटिक्स भी करी।
आपके ऊपर वो पर्चे दर्ज कर देते, आप लोगों को बादल परिवार को अंदर कर देते, बाकी चीजें कर देते, तब सिद्धू साहब बहुत खुश हो जाते, बट उन्होंने नहीं किया। ही इज द स्टेट्समैन। इसीलिए कल वो अमित शाह से भी मिले हैं कि अगर किसानी मसले का हल हो जाए, 10 महीने हमारे लोगों को बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए दीपक भाई हो गए, उनका हल होना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए। पंजाब के लोगों के इशू है, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह करवा रहे, चाहे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जो कभी मिले ही नहीं है किसानी आंदोलन के लिए, पंजाब में आके तो गारंटी दे जाते हैं कि हेल्थ गारंटी है। ये नहीं पता उन्हें कि पंजाब के हर आदमी का 5 लाख का बीमा पंजाब सरकार ने पहले ही कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ही कर दी थी। सो वो झूठे आदमी है। ये भी बता दें कि दिल्ली में कितने नए हॉस्पिटल केजरीवाल ने खोले हैं, तो उसका भी पता लग जाएगा। हमारे जो अकाली दल के सज्जन है, इन्होंने हॉस्पिटल ही भेज दिए थे पंजाब के, जो पंजाब गवर्नमेंट के इशू है। इशू आज की डेट डिवर्ट हो चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में जो कलह चल रही है, वो सारे चैनल दिखा रहे हैं, उसमें मैं क्या कहूंगा, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं। ऑल इज नॉट वेल, दैट्स व्हाई हम लोग सभी डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में इस चीज को समाप्त कर ले कांग्रेस पार्टी, ताकि जो लोग जो हमारे विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और बाकी फिरकी ले रहे हैं हमारी, वो ना ले पाए। इसके लिए मंथन जारी है और मुझे लगता है जल्द से जल्द इस चीज का निपटारा भी हो जाएगा। दीपक भाई, ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा सिद्धू साहब के बारे में। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम बैठ के बहस कर रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई किसानी आंदोलन का हल नहीं निकलेगा तब तक। अच्छा, आरपी सिंह साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे विरसा सिंह जी के पास चलता हूं। विरसा जी, मुझे बताइए, आप पर तो कई आरोप लगा दिए। ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो बटा है, स्मार्टफोन भी बटे हैं, जो है किसानों के कर्जे भी माफ हुए हैं। आप क्या कहेंगे प्रीतपाल सिंह जी को? उन्होंने सबसे पहला हमला आप पर किया और दूसरा नीलगर साहब पर। जो किसान का कर्जा था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 के चुनाव के समय दिया था, तो 90,000 करोड़ का बोला था, तो जो बढ़कर आज 1,10,000 हो गया, 10,000 करोड़ हो गया। तो बड़ा क्यों? क्योंकि किसान इस वेट में रहा, इस उड़ीक में रहा कि मेरा कर्जा सरकार माफ करेगी, मुझे उतारने की जरूरत नहीं। तो ब्याज पे ब्याज बढ़ता गया और किसान डिफॉल्टर हो गया। तो माफ कितना किया? 4,500 करोड़, केवल 4,500 करोड़। तो किसान का कर्जा 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह के वायदे के कारण। तो ये कहते हैं कि माफ कर दिए। तो स्मार्टफोन क्या है कि 100 आदमी के साथ आपने वायदा किया तो एक को दे दिया। तो फार्म क्यों भरवाए थे? कमिटमेंट क्यों की थी? सौगंध क्यों खाई थी? तो जो आपने कहा था कि घर घर में सरकारी नौकरी देंगे, एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो दे दी। कहां दे दी? यहां तक कि जो कुछ भी किया मतलब धोखा किया। और मेरी बात यहां तक आप कह रहे हैं कि डीजीपी या एजी के बदलने की, या एडवोकेट जनरल के बदलने की, जहां तक पंजाब के जो चैनल हैं उनके भी सूत्र होंगे, आपके भी सूत्र होंगे, आपके भी सोर्सेज होंगे, वो तो यहां तक चला रहे हैं कि इसमें सहमति नहीं बनी और आपस में सहमति नहीं बनी, जिसका पहले ऐलान किया गया था कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सिद्धू की और सीएम चन्नी की, तो नहीं हुई। जेकर कारों में बैठकर चुप पीते चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है, सेटल नहीं हुआ। तो यहां तक के वो मीटिंग के बाद किसी तरह का कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं जारी हुआ कि उस मीटिंग में क्या हुआ, जहां आगे क्या होगा। यहां तक कि मिस्टर रावत का बयान जरूर आया कि 4-5 दिन में यह मामला सुलझेगा। 4-5 दिन तो ये कहते ही हैं, कल रात को सुलझ जाएगा, सुबह को सुलझ जाएगा, 4-5 दिन पे की बात आ गई। और रावत जी कहते हैं कि मुझे पंजाब जाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें यहां तक है। और यहां तक मिस्टर सिद्धू की बात है, देखिए हम नहीं, अब तो पंजाब के लोग भी समझने लगे कि ये क्या है, इसमें संजीदगी भी है, इसमें राजनीतिक मर्यादा भी है। यहां तक सरदार सुखबीर सिंह बादल जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत समय पहले बोल दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है। मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहीं भी फट सकती है, किसी के साथ भी ये कुछ ना कुछ पटाखा डाल सकती है। और यहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ठीक है, प्रीतपाल जी से इसका जवाब ले।
तहसीन पूनावाला से इसका जवाब ले लेते हैं। विरसा सिंह जी, तहसीन से इसका जवाब ले लेते हैं। तहसीन बताइए, क्या वाकई सिद्धू अनगाइडेड मिसाइल है? देखिए, दो चीज़ दीपक जी, मैं सिद्धू जी पे भी बात करूंगा आपके शो पर। दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। लगातार आपके शो पर मैं ये बात कह रहा था कुछ दिनों से कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वेज में ये पता चला है कि जो कांग्रेस की सरकार थी बेहद पॉपुलर थी, कैप्टन साहब अनपॉपुलर थे। आज खुद कैप्टन साहब रिपोर्टर्स से, शायद न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर्स भी वहाँ पर हो गए, उनसे बात करते समय उन्होंने कहा कि मई में उनकी पॉपुलैरिटी डिप हुई थी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। इसलिए कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला किया और अब पंजाब में कांग्रेस 80 सीटों को पार कर रही है। मैं लगातार आपके शो पे कह रहा हूं। जहां तक सवाल है सिद्धू का, मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूं, सिद्धू इज वेलकम, एवरीवन एंड एवरीबॉडी इज वेलकम। चुनाव लड़ा जाएगा गांधी के अध्यक्षता में, गांधी परिवार के अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में, और जो व्यक्ति को लगता है वो संगठन से बड़ा है वो अपना फैसला करे, लेकिन संगठन चाहता है सब मिलकर चुनाव लड़े। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बार बार एक आरोप लगता है कांग्रेस पर कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। आपके दर्शकों को ये बात जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है भारत की मीडिया इस बात को नहीं उठा रही है। पिछले कुछ दिनों में चीन उत्तराखंड यानी देवभूमि में अंदर घुसकर हमारे ब्रिजेस को तोड़ रहा है और मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो बॉर्डर खतरे में है, चीन से खतरे में है, और वो उत्तराखंड देवभूमि खतरे में, जहां पे चीन आज इस वक्त ये कह रहा है कि ये हमारी भूमि, हमारी देवभूमि को अपनी भूमि मांग रही है और हमारे ब्रिजेस को तोड़ रही है। पंजाब कांग्रेस जीत रहा है, 80 सीटों को पार कर रहा है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसे आप नोट कीजिए सर। गजब है तहसीन। पार्टी के आधिकारिक पंजाब के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ना, हम मानते हैं पार्टी में बहुत गड़बड़ है, और दूसरी तरफ आप जीत का दावा कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नहीं बड़ी दिक्कत है पार्टी के अंदर, और आप कह रहे हैं कि नहीं 80 सीटें जीतेंगे। आरपी सिंह साहब, ये चमत्कार होगा? मैं और एक चीज कह रहा हूं, दीपक सर, सॉरी आरपी सिंह साहब, एक लाइन लोगा, सॉरी, माफी चाहता हूं। मैं और एक चीज कहूंगा, 2017 में कांग्रेस को 77 सीट मिले, फिर 3 आपके विधायक आ गए। 2022 में कांग्रेस 80 पार करने जा रहा है 117 के हाउस में, और बीजेपी को जो 3 मिला वो 0 पे आ रही है। इस चीज को नोट किया जाए और उस रिजल्ट्स के दिन आप प्ले करना दीपक सर। ठीक है आरपी सिंह साहब, होगा ये चमत्कार? इस चमत्कार की भी बात कर लेता हूँ। मैं तो बहुत दूर की बात नहीं करता, चुनाव में तो बहुत 5-6 महीने बाकी है। 30 नवंबर के बाद कोई भी तारीख आप तहसीन को बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगा, उससे डिस्कस कर लेंगे। ये खुद कहेंगे कि हमारी सीटें 8 बचेंगी वहां। जो पिछले 5 साल में जो भी बल्टुआ जी कह रहे थे, 5 साल में जो वादे किए थे, सिखों में गुटका साहब की बड़ी महत्वता है। वो गुटके साहब के झूठी कस्मों लोग याद दिलाएंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कैप्टन है या चन्नी है या सिद्धू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वादे कांग्रेस पार्टी ने किए। जैसे राहुल गांधी गए थे ना राजस्थान में कहने के लिए कि मैं कर्जा माफी का वादा मैं कर रहा हूँ, आज लोगों के खेतों की कुड़कियां निकल गई। यहाँ पर भी कहा था 90,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी करेंगे, और मिलाकर 4500 करोड़ हुआ। लोग इनको वादे याद दिलाएंगे, और इनसे 4.5, मैं इसलिए 2 महीने दे रहा हूँ कि 2 महीने में शायद ये अपने वादे पूरे कर लें। जो वादे किए थे 85,000 करोड़ रुपए जो बाकी है वो ले आए, कहीं से कुछ कर लें। हकीकत ये है कि आज इनकी सेंट्रल लीडरशिप फेल हो चुकी है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की लीडरशिप फेल हो चुकी है। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करे, वो मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल हो, वो गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन हो, और सबके सब उनकी लीडरशिप पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इनके बस का नहीं है, ये जबरदस्ती हमारे पे लीडरशिप थोपते हैं, वो लीडरशिप हमारे यहाँ चल नहीं पाती। ये है असली हकीकत। ये जो डाइनिंग टेबल की पार्टी बन गई ना, जिनका जमीन से कोई कनेक्ट नहीं है, असली दिक्कत ये है। और फिर वो अफसोस है कि उनमें से कोई भी, इंक्लूडिंग नवजोत सिंह सिद्धू भी, उनको कैप्टन मानने को तैयार नहीं है। अगर कैप्टन मानता तो इस्तीफा नहीं देता। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कैप्टन उसका, राहुल गांधी भी उसका कैप्टन नहीं, कहीं सही महीने में कैप्टन इमरान खान तो नहीं, कहीं वही सब कुछ तो नहीं तय कर रहा है, सब कुछ वहीं से तय हो रहा है। ऐसे चलाना आपने, क्योंकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं K2 पॉलिसी, खालिस्तान एंड कश्मीर। कश्मीर में उनको पता है कि अब उनके हाथ पैर मारने का टाइम नहीं है, उनके लिए दिक्कत है। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग मिले जिनके माध्यम से यहाँ पर हम गड़बड़ कर सके। ड्रोन से सामान बेचते हैं, ड्रोन से हथियार बेचते हैं, ड्रोन से ड्रग्स बेचते हैं, ये सबको जानकारी है। तो मूल बात एक ही है
कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की फेलियर है, भयंकर रूप से फेलियर है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की भयंकर रूप से फेलियर है। जमीन पर कहीं उनका कॉन्टेक्ट है नहीं, जमीन के संपर्क है नहीं। कितनी आप थोड़े दिन पहले कितना हल्ला का था, हमने कितना बढ़िया स्मूथ ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया। देखो हमने चेंज कर दिया, कैप्टन साहब क्यों नहीं कर सके? आज क्या हालत हो गई है? आज तो सिद्धू साहब कह रहे कि सरकार मेरे हिसाब से नहीं चल रही, सरकार में भ्रष्टाचारी लोग हैं। हम नहीं कह रहे, सिद्धू साहब कह रहे कि सरकार में भ्रष्टाचारी लोग डाल दिए गए। ठीक है, तो अगर उनका पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है तो इसका मतलब वो जो राहुल गांधी है या प्रियंका वाड्रा उसको भी कैप्टन मानने को तैयार नहीं है वो। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को तहसील पूनावाला के पास ले जाऊंगा, लेकिन पूनम महाजन मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। पूनम क्या कहेंगी कांग्रेस की स्थिति पर? तहसील में बिल्कुल आऊंगा आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। एक हमारे दर्शक का कमेंट ले लें, क्योंकि दर्शक हमारी जनता जनार्दन है, उसकी राय जानना बेहद जरूरी है, आपके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वोट डालकर जिताती है। पूनम क्या कहेंगी? दीपक जी, हमें किसी पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। हमें ना ही हम किसी के फेवर में, ना ही हम किसी के अगेंस्ट हैं। हमें मतलब है कि पार्टी हमारे लिए क्या काम करती है। रही बात कांग्रेस की, आज़ादी के बाद नो डाउट पार्टी एक मजबूत सशक्त पार्टी रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में जो ये देखने को मिला है कि इस पार्टी में कोई लीडरशिप ही नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में शायद ये पहली बार हो रहा है कि कोई देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी में कोई लीडरशिप ही नहीं है, जिसकी वजह से आज ये पार्टी एक ऐसी शिप की तरह हो गई है जिसका कोई कैप्टन ही नहीं है। अब जिस शिप का कोई कैप्टन ही नहीं होगा तो उसका लहरों में खोना तो लाजमी है, जो स्थिति आज देखने को मिल रही है। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा पूनम जी आपने, लहरों में खोना लाजमी है अगर शिप का कैप्टन ही ना हो। तहसीन पूनावाला, हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि आपके शिप का तो कैप्टन ही नहीं है, अध्यक्ष ही नहीं है 2019 के बाद, कैसे चलेगी ऐसे पार्टी? सर, इंटरिम प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी है। मैं आपके शो पे साफ करना चाहता हूँ कि जिन G23 का जिक्र हो रहा है उसमें से सारे लोग तब वो G23 में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो CWC में है, मैं नाम लेकर बताऊंगा, जैसे गुलाम नबी साहब वगैरह वगैरह। जब ये बात हुई थी कि चुनाव कराने हैं, उस मीटिंग में इन लोगों ने ही कहा था कि अब कोविड का समय चल रहा है, इसे हम चुनाव अब नहीं कराते। तो जो लोग चुनाव की डिमांड कर रहे हैं वो लोग ही मीटिंग के अंदर, अंदरूनी मीटिंग में कहते हैं चुनाव हम बाद में करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, जो भी यहाँ से कंटेस्टेंट होगा उसके विरुद्ध वो चुनाव लड़े, उनका स्वागत है, लड़ना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को ये मजबूत करता है। आई रिक्वेस्ट देम टू फाइट। क्यों नहीं लड़ते समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता था आरपी सिंह साहब को, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता है और बहुत उनकी बात को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। आपके शो पे आरपी सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद भारत में फैलाता, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। कहते हैं अब भी हथियार भेजता है। मोदी जी ने कहा नोटबंदी के बाद नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी बात को मानता हूं। और उन्होंने कहा सिद्धू शायद इसमें इन्वॉल्व है। मैं आरपी सिंह जी से दरख्वास्त करता हूं कि जो हमारे मुल्क के आयरन मैन यानी अमित शाह जी है, अजीत डोवल जी के इंटेलिजेंस फेल हो गया है, वो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करते? बॉर्डर तो उनके पास आता है ना। और उत्तराखंड में चीन आ गया, हमारे ब्रिज को तोड़ा, देवभूमि को कहता है उनकी जमीन है। और अमित शाह जी को यह बात पता ही नहीं थी, क्योंकि वहां का जो बॉर्डर फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। तो बार बार अमित शाह जी, क्या अमित शाह जी भी चीन और पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं या इंटेलिजेंस फेलियर है? इसका जवाब दे दे। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर और आपके पास इतना ज्ञान प्राप्त है तो क्यों आप कंप्लेन नहीं करते अमित शाह जी को कि इस पर एक्शन लिया जाए? क्यों टीवी चैनल्स पर यह बात होती है? मैं आपसे साफ जवाब चाहता हूं, आप प्लीज आज स्पष्ट जवाब दीजिए। बताइए आरपी सिंह साहब, कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास सबूत है, मैं अभी उदाहरण देता हूँ, आपको रुकिए ना, आपको उदाहरण। अभी थोड़े दिन पहले हरीश रावत ने क्या कहा, जनरल कमर बाजवा हमारा पराया है, हमारा पंजाबी पराया है, वो हमारा पंजाबी पराया है। कौन है जनरल कमर बाजवा? अब मैं तो नहीं कह रहा, ये खुद वो कह रहे हैं। कौन है वो कमर बाजवा जो यहाँ पर आतंकी भेजता है, जो सेना के हमारे फौजियों पर हमला करता है? वो है जनरल बाजवा, वो इनका पंजाबी पराया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इमरान खान की शपथ ग्रहण में जाने के लिए मेरे को राहुल गांधी और पटेल साहब ने मेरे को वो दिया, हवाई जहाज प्रोवाइड कराया। तो स्पष्ट दिखता है कि कौन है। अब कुछ चीजें ऐसी जिसकी जानकारी पुख्ता है, हमें कोई अभी इसका फैसला पब्लिक कर लेगी, आएगा समय पब्लिक तय कर लेगी किसका क्या मामला है।
और ये एक झूठ का काउंटर इनकी आदत है। झूठ का काउंटर चाइना के यहाँ पे खड़ा करते रहते हैं। जिस दिन राहुल गांधी वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर देंगे जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया था, जिनपिंग के साथ जो साइन किया था, उसको पब्लिक कर देंगे। उस दिन बात करें चाइना की। जिस दिन ये बता देंगे कि कितने पैसे जो ऑफिशियल आए थे राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसके अलावा कितने पैसे आए थे, वो जानकारी दे देंगे दुनिया को, तो बात करेंगे। उससे पहले इनको अधिकार नहीं है। ये तो चुपते चुपाते उनके साथ होटल में खाना खाने जाते हैं या उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, फिर कहते हैं हम मिले नहीं। जब फोटोग्राफ चाइना वाले पब्लिक कर देते हैं, कहते हैं हम तो चाउमीन खाने गए थे। तो इनकी पार्टी की सबको जानकारी है। परंतु जो मूल मुद्दा ये है कि आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की लीडरशिप फेल हो गई। आज विद इन पार्टी लोग उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। उनके अपने अपॉइंटेड लोग उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। वो बेशक नवजोत सिंह सिद्धू हो, बेशक को कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, वो भी कह चुके हैं कि जिस प्रकार से मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, एक 50 साल का बच्चा, एक 51 साल का ऐसा 79 साल का ऐसा आदमी जिसके 51 साल की राजनीतिक यात्रा है, उसको ह्यूमिलिएट करके पार्टी से निकाल दिया। हम नहीं कह रहे, कैप्टन साहब कह रहे हैं। तो ये इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इनकी पार्टी का G20 से G22 हो गया। अब इनकी पार्टी का G22 है, वो खुद कह रहे हैं कि हम G22 है, हम जी हजूर नहीं है। तो दिखता है कि पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, पार्टी में कितना लोकतंत्र है, सब दिखता है कितना क्या है। ठीक है, नीलगढ़ जी के पास चलते हैं। नीलगढ़ जी, प्रीतपाल जी ने आपसे सवाल पूछा था कि आप बड़े बड़े वादे पंजाब में तो कर रहे हैं। तहसीम रुक जाइए, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। मुझे एक सवाल नीलगढ़ जी से लेना है। नीलगढ़ जी, प्रीतपाल जी ने आप पर आरोप लगाया है कि पहले ये तो बता दीजिए कि दिल्ली में आपने कितने अस्पताल बनाए, फिर पंजाब में वादा कर दीजिएगा। दीपक जी, बिल्कुल मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। जैसे वो एक कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या। अब वो पार्टी जिसको लगातार हमने जीरो पे रखा, एक बार तो आपके साथ इंटरव्यू में केजरीवाल साहब ने एडवांस में बोला था कि जो कांग्रेस है वो जीरो होने जा रही है, तो सच भी हुआ। और वो पार्टी हमारे पे बातें उठा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा तीसरी बार हमने वहां पे सरकार बनाई है, जब लास्ट 2020 में हम लोगों के पास गए तो हमारा मुद्दा क्या था? उस समय बीजेपी कर रही थी हिंदू मुस्लिम शाहीनबाग। हम लोगों से बात कर रहे थे कि हमने यदि आपका शिक्षा पे काम किया है, हमने हेल्थ पे काम किया। प्रिंसिपल भाई बोल लेने दें, प्रिंसिपल को बोल लेने दें। ये बात बताओ, अस्पताल कितने बनाए तब पंजाब में बताओ ना, आगे कितने बनाए? बोलने तो मैं आ रहा हूँ यार, ऐसी आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया मेरे को, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। तो तब हमने क्या कह के वोटें मांगी थी कि हमने शिक्षा पे काम किया है, हमने हेल्थ पे काम किया है, हमने बिजली पे काम किया है, हमने पानी पे काम किया है। जो डिपार्टमेंट हमारे अंडर आते हैं वहां पे भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। यदि लोगों को लगता है हमने काम किया तो हमारे को वोट दे दो, नहीं किया तो मत दो। फिर लोगों ने क्या यानी कि उसका नतीजा दिया, लोगों ने क्या फैसला सुनाया? 62 सीट दोबारा दी, इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ। आज पंजाब में भी जब केजरीवाल साहब तो आके वहां पे बोलते हैं, यदि इनका 5 लाख वाला जो है बीमा की बात कर रहे हैं वो काम कर रहा होता तो हमारे को वहां पे गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। यदि इन्होंने बिजली के समझौते रद्द कर दिए होते, बिजली सस्ती कर दी होती, जैसे झूठी कसम खा के उसने बोला था, तो हमारे को वहां पे बिजली की गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। और जहां तक बात कांग्रेस की है, मैं एक चीज और बता दूं इनको कि आज इनका नेतृत्व इतना वीक हो चुका है कि पिछले 5 साल में जो डाटा बता रहा है 2016 से लेके अब तक 42% इनके एमएलए और एमपी कांग्रेस को छोड़ के जा चुके। और ज्यादातर कहां गए हैं? मैं आरपी सिंह से भी सवाल पूछना चाहता हूं, गए भी बीजेपी में है, क्यों गए हैं? उसके पीछे 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक तो वो सत्ता का सुख जो भोगना वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक कांग्रेस भाई हॉस्पिटल कितने बन गए बना देते थे। तो सही। आज दूसरी बड़ी बात, दीपक भाई इसलिए बीजेपी के पास ईडी भी है, बीजेपी के पास सीबीआई भी है बीजेपी के साथ। बताइए नील जी का जवाब तो दे दीजिए, हॉस्पिटल कितने बने दिल्ली में? हाँ, मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल कितने बने। अरे वहाँ पे ये तो पूरे हर मोहल्ले में वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, पूरा ट्रीटमेंट भाई। आप दिल्ली में रहते हो, आपको तो पता है इस चीज का कि क्या है वहाँ पे हेल्थ का। वहाँ पे बीजेपी की जो स्कीम थी ना वो पूरी तरह फेल हो गई थी। अमित शाह जी गली गली में घूम रहे थे। ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के पहले मैं रोहित शर्मा जी के पास जाऊंगा गाजियाबाद में।
ब्रेक के बाद विनोद जी से बात की शुरुआत होगी, अवनिजेश जी से भी होगी, रोहित शर्मा मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। प्रीतपाल जी मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा ब्रेक के बाद। रोहित, क्या कहेंगे कांग्रेस की आज की स्थिति पर? सर दीपक जी, इसमें कांग्रेस का कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। जितना कि मुझे याद है, कांग्रेस आजादी से पहले भी 2 बार टूट चुकी है और आजादी के बाद भी लगभग कांग्रेस से टूट के 70 दल बने हैं जो कांग्रेस से टूट के खत्म भी हो चुके हैं। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कांग्रेस के अंदर जो पंजाब में या छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कांग्रेस के कलह के अंदर की सिर्फ 3 ही वजह है। एक तो कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में होती है जो कि पहले से भी होती आ रही है आजादी के टाइम से। दूसरा, एक बिना, जैसा अभी पूनम महाजन जी ने भी बोला था, बिना कप्तान का जहाज है कांग्रेस से। उसकी लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप करने को कोई तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी बिल्कुल फेलियर है इस टीम को लीड करने में, इस पार्टी को लीड करने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी विनोद जी से और विनोद जी के साथ साथ अवनिजेश जी से। ब्रेक के बाद